हेलो गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी रिवोल्यूशन। होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो हमारा 12th स्टैंडर्ड का जो कि एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन का टॉपिक है, उसके हम आज आगे का बात करेंगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर पूरा कंप्लीशन कर लिया था। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर। ओके, कि हम माइक्रोब्स को एक ह्यूमन के फायदे के लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं, हमारे डेली रूटीन में कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो आइए चलिए इस पर बात करते हैं कि किस हिसाब से ये सारी चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले इसके अंदर है बायोटेक्नोलॉजिकल का बेसिकली एक डेफिनेशन समझ में आना चाहिए हमको कि बायोटेक्नोलॉजी मतलब होता क्या है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग डिफरेंट टाइप के जो माइक्रोब्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करके हम हमारे बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को जब उनसे बनवाते हैं, तो ये सारी जो बेसिकली एप्लीकेशन ही किस में आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। देखो, अगर मैं थोड़ा वर्ड्स को अगर मैं थोड़ा इसको तोड़ू, बायोटेक्नोलॉजी को, बायो स्टैंड फॉर द लिविंग एंड टेक्नोलॉजी स्टैंड फॉर द सच एज द टेक्निक्स और फॉर इंजीनियरिंग। ओके, जब हम ये दो टर्म्स को यूज करें एक ही फील्ड में, मतलब हम ऐसी इंजीनियरिंग, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बायोलॉजिकल लिविंग थिंग्स पे यूज करेंगे, इसको बेसिक हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली दो टाइप से हुआ करती थी। पहला एक था ट्रेडिशनल नॉलेज, एक है आज का मॉडर्न नॉलेज। मॉडर्न नॉलेजेस में तो बहुत सारे अलग अलग इक्विपमेंट्स, इतने बड़ी बड़ी मशीनरीज को यूज किया जाता है ताकि हम माइक्रोब्स को यूज कर सके और उनसे ह्यूमन के सारे वेलफेयर वाले प्रोडक्ट्स को बनाए जा सके। लेकिन इससे भी पहले ह्यूमन ने अच्छा खासा तरीके से ट्रेडिशनल नॉलेज में काम किया है। जैसे अगर आपको पता हो, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बोलूं तो आपने कैसा, जैसे देखो दूध वगैरह होता है, मिल्क वगैरह होता है, उसमें आपके घर आपके मम्मी वगैरह क्या करते हैं, उठा के जो दही होता है उसको डालते हैं। ठीक है, तो उसका भी कर्ड बन जाता है मिल्क का। तो दिस ऑल आर द ट्रेडिशनल नॉलेज। बेसिकली वो कर्ड में है क्या, सम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वगैरह होंगे जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं कुछ नए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। ओके, सो दिस ऑल बेसिकली अ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेजेस भी थे और आज के मॉडर्न नॉलेजेस भी इंक्लूड होते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके अंदर जो कि बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशंस की बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। मैंने आपको यही बोला कि साइंटिफिक तरीके को, बायोलॉजिकल तरीके को और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को इसमें ऐड करके हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ओके, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल एजेंट सच एज माइक्रोब, फंगाई, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड ऑल का हम लोग यूज करने वाले हैं। इनसे हम लोग कुछ ऐसे प्रोसेसिंग मटेरियल्स बनाएंगे जिससे सीधा सीधा फायदा किसको होगा, ह्यूमन बींग्स को होने वाला है, ह्यूमन वेलफेयर को होने वाला है। ओके, जैसे कि हम कौन कौन से माइक्रोब्स को यूज कर सकते हैं, अभी मैंने आपको नाम लिया, जैसे एल्गे हो सकता है, इट कैन बी फंगाई, इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी वायरसेस, इट कैन बी प्रोटोजोन्स, इट कैन बी नेमेटोड्स, अलग टाइप के वर्म्स हो सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जो अभी के टाइम में एज अ बायोटेक्नोलॉजी के यूज होने के बाद हमको बहुत सारा बेनिफिट देते हैं। ओके, अगर मैं आपको बोलूं इसके अंदर एग्जाम एड ऑन नहीं किया गया है, जैसे पॉरीफेरा वगैरह की भी बात की जाए तो उनके पास से भी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो एंटी कैंसरस ड्रग के तौर पे यूज हो सकते हैं। तो हमको एनिमल से डिराइव होने वाले बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिससे हमको फायदा होता है। ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें बेनिफिशियल एक्टिविटीज फॉर फूड, हम ये सारे जो भी माइक्रोब्स इनको की यूज कर रहे हैं ताकि हमको बेनिफिशियल एक्टिविटीज मिले, मतलब फायदा हो सीधा सीधा किन किन फील्ड्स में, फूड में हो। ठीक है, हेल्थ इंडस्ट्रीज में, जैसे अभी मैंने आपको बोला एंटी कैंसरस ड्रग्स बनाने में, इंडस्ट्रीज वगैरह में हो सकता है हमको बहुत सारे कोई बैक्टीरिया यूज हो रहे हो, दूध, दही, कर्ड, योगर्ट वगैरह चीज वगैरह बनाने में। ओके, एग्रीकल्चर फील्ड में भी हो सकता है कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स को हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारा फील्ड में जो ग्रोथ है वो अच्छा हो पाए। ओके, पेस्ट वगैरह को भगा पाए। इवन मेडिसिन वगैरह में भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है एंड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट की तरफ भी काम आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय द बायो कंट्रोल एजेंट सर? बेसिकली अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं, जैसे अगर मलेरिया के जो मच्छर होते हैं या कोई भी जो मच्छर वगैरह ग्रो करते हैं, या आपको पता है स्टैंजेंट वाटर, रुके हुए पानी के अंदर ग्रो करते हैं। ओके, अब इस टाइम पे इनको मारने के लिए हम लोग ज्यादातर केमिकल यूज करते हैं एंड बेसिक सारी चीजें, केमिकल वगैरह की वजह से हो सकता है कि आजू बाजू का जो सराउंडिंग एनवायरमेंट है वो भी पॉल्यूटेंट हो जाए। तो हम लोग बेसिक क्या करते हैं, बहुत अच्छा तरीका अपनाते हैं, हम एक फिश को पकड़ते हैं जो फिश इनके एग्स को खा जाती है। अगर स्टैंजेंट वाटर में उनके एग्स है तो उनके एग्स को खा जाएगी। तो उस फिश का नाम है गैम्ब्यूसा फिश, बहुत अच्छा खासा फिश है। वो फिश ज्यादातर जो मॉस्किटो के एग्स होते हैं उनको पूरा खा जाती है। तो हमने क्या किया, एक बायोलॉजिकल एनिमल को कंट्रोल करने के लिए किसी दूसरे बायोलॉजिकल एनिमल को हमने यूज किया, दैट्स ओनली नोन एज अ बायो कंट्रोल्स। ओके, आगे बढ़ते इसी तरह के हमारे यहाँ पे माइक्रोबियल यूज को बहुत ज्यादा किया जाता है। जैसे कि माइक्रोब्स को हम लोग यूज करते हैं हमारे फूड एंड फीड के लिए।
ठीक है, रोज की फूड फीड टेक्नोलॉजी में यूज होते रहता है, खाना बनाने के अलग अलग चीजों में। ओके, इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज हो सकता है, वेस्ट का यूटिलाइजेशन करवाने में। देखिए अगर मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ पे जो सीवेज ड्रेनेज वाटर सिस्टम होता है, सिंपल बात बोलूं तो जो गटर बहता है, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जिसको हमको डाइजेस्ट करके हटाना होता है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ज्यादातर कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं हट पाते, तो जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोब्स या बेसिकली कोई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं जो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को रिड्यूस कर देता है। ओके, तो वेस्ट को यूटिलाइज करने के लिए भी हम लोग ये काम करते हैं कि माइक्रोब्स का यूज करेंगे। ओके, नॉट इवन फॉर दिस, द मेन इज द एनर्जी प्रोडक्शन। बहुत सारी जगहों पे एनर्जी प्रोडक्शन के तौर पे भी माइक्रोबियल का यूज होता है। तो कितना सारा माइक्रोब्स का यूज है, बहुत फायदेमंद में। इसलिए मैंने आपको एससीपी वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था, सिंगल सेल प्रोटीन में भी, कि कैसे हम माइक्रोब्स को डेड करके, उनको ड्राई करके, उनका जितना भी हाई क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड्स होता है, उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं। जो आगे के आने वाले टाइम में जो हमको इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिल पाएगा, तो हम माइक्रोब से प्रोटीन निकालना चालू करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर की बेसिक अब आपको यहां तक का समझ में आ गया होगा कि कौन से माइक्रोब्स यूज किए जा रहे हैं, किस टाइप के यूज किए जा रहे हैं, कहां पे यूज किए जा रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं कि देखते कुछ एप्लीकेशन समझते हैं कि सीरियसली किधर यूज हो रहा है माइक्रोब्स का। तो पहला हम कब से एक ही खाने को लेके कर रहे हैं, तो ज्यादा भूखे ही रहते हैं हम, तो बेसिकली द फूड प्रिपरेशन के हम लोग अच्छा खासा यूज करते हैं माइक्रोब्स को। अगर बात की जाए यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, यहाँ पे 2 फेसेस होने वाले हैं बेसिकली। मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, देयर इज अ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड देयर इज अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ओके, ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी अप टू 1970 के पहले जितना भी था, यहाँ पे हम लोग फर्मेंटेशन के बेस पे सारी चीजें करते थे। बैक्टीरिया लेते थे, फर्मेंटेशन करते थे। फर्मेंटेशन बेसिकली क्या है, कोई चीज को सड़ाना। ठीक है, कभी कभी कोई चीज सड़ाने से भी फूड अच्छी बन जाती है। अगर मैं आपको बोलूं अचार, आहा, अचार की बात की जाए तो कैसे बनता है, इट इज ओनली बेस्ड ऑन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन के बाद ही अचार का टेस्ट बढ़ते जाता है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बोल दूं जो कि सबका फेवरेट एग्जांपल हो सकता है, इज अल्कोहल। बेसिकली अल्कोहलिक ब्रेवरेजेस वगैरह बनाने तो उसके लिए क्या यूज होता है, माइक्रोब्स यूज होते हैं। ठीक है, वाइन वगैरह बनानी है, इसके अंदर हम लोग माइक्रोब को फर्मेंट करने देते हैं। बोलते हैं ना, जितनी ज्यादा पुरानी उतना ज्यादा, समझ रहा होगा आपको। तो बेसिकली यही सब चीजों के बेस पे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी वर्क करता था। ओके, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की बात की जाए तो यहाँ पे एडवांस टेक्निक्स को यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा माइक्रोबियल यूज हो रहे हैं और बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जिसके वजह से आज के टाइम वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को बनाया जा पा रहा है। ओके, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जैसे सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कुछ फर्मेंटेड फूड्स की, तो हमारे पास एक फेमस एग्जांपल इज द ढोकला, डोसा, इडली वगैरह। आपने देखा रहेगा, डोसा हो चाहे इडली हो, ये सब के अंदर आप देखोगे छोटे छोटे होल्स होते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये होल्स क्यों रहते हैं इसके अंदर, ये प्रॉपर ऐसा क्यूबॉइडल शेप जैसा ढोकला क्यों नहीं है, ये इडली प्रॉपर एकदम जो स्पेरिकल जैसा होता है, कॉन्वेक्स जैसा शेप का होता है, ये वैसा क्यों नहीं, इसके अंदर होल्स क्यों है छोटे छोटे। तो बेसिकली इट ओनली ऑन फर्मेंटेशन प्रोसेस। बैक्टीरिया वगैरह इसके अंदर रह के फर्मेंटेशन करते हैं, जिसके वजह से जो इसके आटे होते हैं ना, इसकी लोई होती है, जिससे भी ये बेसिकली इसका जो बैटर होता है वो इतना ज्यादा अच्छा बन जाता है ना। वो बैक्टीरिया कंटिन्यू जब इसको फर्मेंट करता है तो बैक्टीरिया अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते रहता है, जिसके वजह से इनका बैटर काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। ओके, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होकर बाहर निकलता है तो वो होल्स क्रिएट कर देता है बहुत सारे। दैट्स वाई आप कभी भी इडली खाओ, डोसा खाओ, कुछ भी खाओ, आपको उसके अंदर होल्स दिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम खाते टाइम ध्यान रखना इसमें कि इसके अंदर बैक्टीरिया ने ही काम किया है। ओके, सो बेसिकली वी मूव ऑन कि यहाँ पे फर्मेंटेड राइस या ब्लैक ग्राम पेपर को यूज किया जाता है। ठीक है, ये बेसिक सा एक बैटर बनाने का टेक्निक होता है। आगे बात की जाए तो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना इज द ल्यूकोनोस्टक एंड स्ट्रेप्टोकोकस। ये दोनों स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया को यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करते हैं फर्मेंटेशन के दौरान, और इस टाइम पे जो बेसिकली वो आटे का लोई बनाया गया वो काफी ज्यादा पफी हो जाती है, काफी ज्यादा फूग जाती है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा टेस्ट में डिफर हो जाता है, फ्लेवर टेक्सचर थोड़ा अलग हो जाता है उसका। ओके, आगे बात करते हैं, ये बेसिकली हमारा फूड प्रोडक्ट को लेके था। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो कभी कभी माइक्रोब्स को ही हम लोग एज अ सोर्स ऑफ फूड के तौर पे कंज्यूम कर लेते हैं। सोचो माइक्रोब्स खा गए। अगर मैं आपको एक फेमस एग्जांपल बोलूं जिसमें शायद आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकता है, तो जो हम केक वगैरह खाते हैं, ठीक है, चॉकलेट केक वगैरह होता है, तो बहुत सारे चॉकलेट केक पे लिखा होता है ट्रफल्स। इट इज बेसिकली ट्रफल्स नथिंग बट अ फंगस, इट इज अ फंगाई। ओके, फंगाई वगैरह, ये ट्रफल मोल्ड वगैरह जो होते हैं, ये सारे फंगाई होते हैं जिसको हम लोग चॉकलेट के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, एज अ चॉकलेट केक बनाने के लिए यूज करते हैं, और जो हमको टेस्ट आ रहा होता है थोड़ा हल्का कड़वा सा, थोड़ा हमको मीठा सा। ठीक है, तो ये सारा का सारा किस पे, फंगाई के ऊपर है। तो कभी कभी हम लोग ऐसा उनको ही कंज्यूम करते हैं। एक और एग्जांपल मशरूम को बात की जाए तो मशरूम इज नथिंग बट अ फंगस। ओके, इट इज अ फंगाई, और फंगाई को हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम भी कर लेते हैं। ठीक है,
तो आगे बात करते हैं इसके अंदर की क्या बोला गया है। सिंगल सेल प्रोटीन एससीपी की बात की जाए तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि इसमें डेड और ड्राइड सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के, मतलब मैंने उस बैक्टीरिया को किसी एग्रीकल्चर या कोई भी वेस्ट के ऊपर ग्रो किया, बहुत सारे ग्रो किए मैंने। इट कैन बी बैक्टीरिया, इट कैन बी एल्गा, इट कैन बी फंगा, इट कैन बी ईस्ट, एनीथिंग, ओके, मोल्ड्स वगैरह हो सकते हैं। अब इनको मैं कंटिन्यू ग्रो करता हूं एक अच्छे खासे एग्रीकल्चर फील्ड वेस्ट के ऊपर या कोई भी अदर वेस्ट के ऊपर, ऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए पर, जिसके से बैक्टीरिया वगैरह का नंबर बहुत हो जाता है। एंड ईच एंड एवरी बैक्टीरिया ये सड़े हुए वेस्ट मटेरियल को हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकता है इस अपनी बॉडी के अंदर। और अगर उस बैक्टीरिया के अंदर, अगर मान ले तो मेरे पास 10,000 बैक्टीरिया और 10,000 बैक्टीरिया के पास अच्छा खासा अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, तो इनको मैं कलेक्ट करके, इनको ड्राई करके, इनके अंदर से वो प्रोटीन को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं और एज अ फूड सोर्स के तौर पे मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो ये बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू के बाद बहुत ज्यादा इसको एसेंशियल माना गया कि भाई फूड वगैरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी आपको एससीपी पे जीना पड़ेगा, वहां से ये कॉन्सेप्ट उठ के आया था। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बैक्टीरिया, अलगे, मोल्ड, सीस्ट के ऊपर हम लोग एससीपी के ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, मशरूम्स हो गए, ट्रफल्स वगैरह हो गए, तो ये सब हायर फंगाई हैं जिनको डायरेक्टली हम लोग एज अ फूड सोर्स के तौर पे यूज कर लेते हैं, बिकॉज इट इज रिच इन प्रोटीन्स, इट रिच इन विटामिन्स, इट रिच इन मिनरल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये सारी चीजें कंटेन करते हैं हमारे बेसिकली माइक्रोब्स। और अच्छा क्या होता है कि माइक्रोब्स वगैरह से जो भी विटामिन, न्यूट्रल, मिनरल्स वगैरह, कार्ब्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं, इट इज इन लो कैलोरीज, इंपॉर्टेंटली इट इज इन लो शुगर, ओके, इट इज इन लो फैट। तो ये सारी चीजें बहुत अपने को बेनिफिशियल होती है, क्योंकि एज अ शुगर फैट बढ़ना किसी के बॉडी में बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक कॉज हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज से क्या हो जाते हैं, बेसिकली हम ज्यादातर प्रॉब्लमेटिक आ जाता है हमको। तो ये सारी चीजों को अगर माइक्रोब्स के तौर पे खाया पिया जा रहा है तो मे बी हमको डिजीज से रेसिस्टेंस मिलने का चांस होता है। ओके, तो आगे इसी तरह बढ़ते हैं हमारे पास कि डेयरी प्रोडक्ट्स तो सबसे फेमस एक एग्जांपल होता है जहां पे माइक्रोब्स का बहुत बड़े पैमाने पे यूज होने वाला है। ओके, देयर इज अ फर्स्ट इज नोन एज अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो क्या करेंगे, मिल्क के अंदर, आपने कभी सुना रहेगा कि मिल्क के अंदर होता है लैक्टोस, उस लैक्टोस को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ओके, तो ये सारा कमाल किसका होता है, हमारे एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस का। ओके, ये क्या करता है, ये फर्मेंट करता है, जो मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू द लैक्टिक एसिड। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो भी मिल्क वगैरह का बोलते हैं ना एक अच्छा खासा नेचर था, मिल्क लिक्विड वाला नेचर था, वो धीरे धीरे जम जाता है, कोगुलेट हो जाता है दही जैसा। ठीक है, तो वही बोला गया, ये इसके वजह से क्या होगा, कोगुलेशन होगा मिल्क प्रोटीन किसका, केसिन का। ओके, तो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट मिल्क प्रोटीन है जिसका नाम है केसिन, ये भी क्या हो जाएगा, वहां पे कोगुलेट हो जाएगा, बिकॉज जब कभी भी लैक्टोबैसिलस डालते हैं तो ये एक ऐसा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो मिल्क का बेसिकली प्रोटीन स्ट्रक्चर है वो डीनेचर हो जाता है। ठीक है, बोलते हैं ना कि हर प्रोटीन का, हर एक चीजों का, हर एक एंजाइम्स का अपना एक पर्टिकुलर लेवल होता है कि इतने एंजाइम्स पे, इतने पीएच पे, इतने टेम्परेचर पे वो अच्छा वर्क करेगा। लेकिन जब कभी भी आप पीएच इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, मतलब अगर बहुत एसिडिक पीएच है तो उस टाइम पे इस प्रोटीन का जो नेचर होता है केसिन का वो टूट फूट जाता है, जिसकी वजह से जितना भी मिल्क है वो क्या हो जाता है, जम जाता है, कोगुलेट हो जाता है। सो बेसिक हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मिल्क कोगुलेट हो रहा है इट मींस द मिल्क प्रोटीन केसिन इज बेसिकली डीनेचरिंग। ओके, आगे बात करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट बनने वाले हैं, जैसे कि कर्ड की बात करें, योगर्ट बात करें, चीज बात करें, तो ये सारा कैसे बनने वाला है, फर्मेंटेशन होने के बावजूद ही बनेगा। ओके, अब द फर्स्ट प्रोडक्ट इज द कर्ड। इसमें क्या करते हैं कर्ड को, तो मैंने भी आपको बोला कि कर्ड उठाते हैं हम लोग, दही लेते हैं, दही को उठा के हम लोग मिल्क के अंदर क्या कर देते हैं, डुबा देते हैं, थोड़ा सा लेके, एक चम्मच भर का, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली पूरा का पूरा दही में। तो बेसिकली इसके अंदर क्या बोला गया है, इट इज मेड बाय इनोकुलेटिंग द मिल्क। मिल्क को हम लोग मिल्क के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कर्ड को डालते हैं, और इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जो क्या करेगा, एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, ये लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, मिल्क प्रोटीन केसिंग को कोगुलेट कर देगा। ओके, तो ये दो पॉइंट आपको ज्यादा अच्छे ध्यान रखने। ऑल्सो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो, मतलब क्या कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस अगर एक बार उसके अंदर मैंने डाला तो उसके बाद वो दूसरे माइक्रोब्स को भी ग्रो होने नहीं देता, एक ऐसा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है वो, तो भी ये भी एक बेनिफिशियल पार्ट है। ओके, इट ऑल्सो इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि बैक्टीरिया उसके अंदर खुद रहे भी क्या कर रहा होता है, उस कर्ड के अंदर विटामिन B12 अपनी बॉडी से रिलीज कर रहा होता है, जिसकी वजह से कर्ड के अंदर विटामिन B12 की प्रॉपर्टीज आ जाती है। ओके, जो एक बेनिफिशियल होता है ह्यूमन को, आरबीसीस वगैरह के प्रोडक्शन में विटामिन B12 का मदद होता है। ओके, यहां तक कि अगर बात की जाए इन आवर स्टमक टू द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये हमारे गट के अंदर भी, हमारे जो बेसिकली इंटेस्टाइन वगैरह इसके अंदर भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ओके, इनका काफी ज्यादा बेनिफिशियल रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर।
एंड चेकिंग द कॉजिंग माइक्रोब्स, बेसिकली ऐसे टाइप की कोई डिजीज अगर कोई माइक्रोब वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो उनको ये क्रिएट करने नहीं देते, एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर देते कि वो हार्मफुल माइक्रोब्स मर जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द योगर्ट। योगर्ट कैसे बनने वाला है? ये मिल्क की कर्डलिंग से ही बनने वाला है। ठीक है, इसके अंदर आपको योगर्ट के प्रोडक्शन के लिए जो बैक्टीरिया का नाम है वो याद रखना है। वन इज द स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड अनदर वन इज द स्ट्रेप्टोबैसिलस बेल्गिकरस। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे ध्यान रखना है, इनके वजह से योगर्ट का फॉर्मेशन होता है। और अगर आपने प्रोडक्ट सुना होगा बटर मिल्क, जिसको छाछ वगैरह बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये कैसे बनने वाला है कि जो भी हमारे पास कर्ड वगैरह बनता है, जब दही बनता है तो उसको कंटिन्यू हम लोग चर्निंग वगैरह अगर करेंगे तो उसमें से पानी रिलीज होता है, जो वाटर रिलीज होता है वो क्या होता है? बटर मिल्क होता है। तो वही बोला गया लिक्विड रिमेनिंग आफ्टर द चर्निंग ऑफ अ बटर फ्रॉम द कर्ड। जब दही में से हम लोग जो बेसिकली पानी को एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं चर्निंग करने के बाद, तो जो बचा कुटा पार्ट होता है वो क्या होता है? बटर मिल्क का होता है। ओके, एंड द लास्ट बेसिकली अबाउट द चीज एंड ब्रेड। चीज की बात की जाए, यहाँ पे चीज का एक अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। आपने चीज देखा रहेगा, टॉम एंड जेरी में देखा रहेगा, जेरी लेके भागते रहता है उसको, तो वो चीज का एक अपना खुद का एक अलग टेक्सचर है, जो मिल्क के प्रोडक्ट से आपको लगेगा कुछ अलग ही है, किसी और प्रोडक्ट से बना है, लेकिन इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ओनली अ मिल्क। ओके, उसका एक अपना टेक्सचर होता है, उसका एक अपना फ्लेवर होता है, उसका एक अपना खुद का एक अलग टेस्ट होता है। ओके, द स्पेसिफिसिटी अमंग कम्स फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड टू प्रिपेयर इट। और इस टाइप का जो टेक्सचर है, इस टाइप का जो इसका पूरा फ्लेवर है, टेस्ट है, ये क्यों आ रहा है? बिकॉज इसके लिए हम स्पेसिफिक माइक्रोब्स को यूज करते हैं जो इस चीजों में मदद करेगा। यहाँ पे भी हम क्या करने वाले, सेम प्रोसेस यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू कोगुलेट द मिल्क, ओके, विद अ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सेम बैक्टीरिया को हम यूज करके मिल्क को कोगुलेट करते हैं। बाद में हम लोग उस जो बचा कुचा कन्वर्जन के बाद जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है, कोगुलेट करता है मिल्क को, उसके बाद उसको हम लोग और पकाते हैं, बोल सकते हैं राइपनिंग करते हैं। किससे? द स्पेसिफिक मॉल्ट्स। मॉल्ट्स इज बेसिकली द फंगस। कौन कौन से 2 मॉल्ट्स को यूज करते हैं स्पेसिफिक चीज बनाने के लिए, वो ध्यान रखिएगा। पेनिसिलियम रोक्यूफेरेटी है एंड द पेनिसिलियम कैम्बिबर्टी है। ये 2 पेनिसिलियम के बेसिकली फंगस है जो क्या करेंगे? चीज बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो पेनिसिलियम रोक्यूफेरेटी, नाम से ध्यान रखिएगा, रोक्यूफेरेटी मतलब यहाँ पे बनने वाला है रोक्यूफेरेटी चीज। ठीक है, नाम ही है चीज का उसमें। पेनिसिलियम कैम्बिबर्टी यहां से बनेगा कैम्बिबर्ट चीज, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो एग्जांपल्स है ये एमएससीईटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। ओके, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस पे। आगे बात करते हैं कि कभी कभी आपने देखा रहेगा कुछ चीज के स्लाइसेस में बहुत बड़े बड़े होल होते हैं, छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े। इट मीन द लार्ज होल्स कौन से टाइप की चीज में मिलता है? स्वीट चीज के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे हम फंगाई को नहीं, यहाँ पे हम लोग एक बैक्टीरिया को यूज करते हैं जिसका नाम है प्रोपिनियोबैक्टीरियम शेरमनी। ओके, इस बैक्टीरिया को यूज करके हम लोग स्वीट चीज बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चीज बनाने के फंगस भी यूज होने वाले हैं और बैक्टीरिया भी यूज होने वाले हैं। द मेथड इज गोइंग टू बी द सेम, कि हमको कोगुलेट करना है मिल्क को, उसके बाद उस मिल्क का राइपनिंग करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं ब्रेड वगैरह की बात की जाए तो इसमें डग विच इज मेड यूज फॉर मेकिंग द ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग द बेकर्स यीस्ट। तो ये तो एक जनरल आपके घर पे भी ये सारे काम हो सकते हैं, या बेसिकली बेकरी वगैरह में यही सारे काम होते हैं कि जो भी आटे का लोई वगैरह बनाया जाता है प्रॉपरली, उसके अंदर सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया जो कि बेकर्स यीस्ट होता है उसको यूज करते हैं, जो सेम प्रोसेस करेगा, फर्मेंटेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, पफी हो जाएगा वो जो डग होगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, और ऐसे करके ब्रेड का फॉर्मेशन होता है। एंड द लास्ट बेसिकली अबाउट द ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ड्रिंक की बात हो रही है इज द टॉडी ड्रिंक। ओके, टॉडी की बात की जाए तो टॉडी इसके अंदर एक ऐसा ट्रेडिशनल ड्रिंक है जिसको कैसे बनाया जाता है, जैसे कि आपको मैं एक हिंदी में बात बोलूँ उसमें, तो मोस्ट ऑफ लोगों ने सुना होगा ताड़ी बोलते हैं इसको, या तारी। ठीक है, बहुत सारी जगह पे तारी भी बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे ताड़ी बोलते हैं। ठीक है, ये एक अल्कोहलिक ब्रिवेज होता है जो बेसिकली क्या होता है, जो पाम ट्री होते हैं उसके जो सैपलिंग्स होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे उसके फ्रूट्स होते हैं ना, उसको फर्मेंट करके बनाया जाता है। ओके, तो इसमें भी द सेम प्रोसेस फर्मेंटेशन को यूज करके क्या होगा, काम होगा। तो यहाँ पे आपको नाम याद रखना है टॉडी। टॉडी इज द इंपॉर्टेंट वर्ड। ये एक ऐसा ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि सदर्न इंडिया का ज्यादातर होता है, क्योंकि इसको गोवा एंड केरला जैसे जगहों पे स्टेट्स में हाईली यूज किया जाता है, बनाया जाता है। इसमें फर्मेंटिंग किया जाता है किसका? सैप फ्रॉम द पाम। ठीक है, आगे बात करें तो माइक्रोब्स इज ऑल्सो यूज टू फर्मेंट द फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स, ये सब के लिए भी यूज होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो माइक्रोब्स वगैरह ये सिर्फ हमारे अलग अलग टाइप के मिल्क प्रोडक्ट को ही नहीं, इवन यहाँ पे फिशेस को भी ये क्या करते हैं, वो करते हैं, फर्मेंट करते हैं, क्योंकि फिशेस से भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिसको सड़ाने के बाद ही टेस्ट अच्छा आता है। ओके, सोयाबीन जैसी बात हो गई, या बैम्बू का जो शूट रीजन है, मतलब जो रूट को छोड़ के ऊपर का पार्ट बचा है, उसको भी बहुत टाइम बाद सड़ाने के बाद कैसा होता है, फर्मेंट करने के बाद कैसा होता है, डिफरेंट टाइप के ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं जो कि काफी ज्यादा टेस्टफुल होते हैं। ओके, सो होप सो आपको यहां तक का समझ में आ गया रहेगा। बेसिकली इसके अंदर आपने क्या क्या चीजों पे ध्यान दे दिया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप माइक्रोब्स को अपने ह्यूमन वेलफेयर के तौर पे किस तरीके से यूज करते हैं। ओके, सो होप सो आपको यहां तक क्लियर अप हो गया होगा। इसी तरह हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो मच, एंड एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन।